हेलो बच्चों, वेलकम टू दी सेकेंड लेक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमने कल देख लिया था कि फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, या एटलीस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो बेसिक चीजें हैं हमने उनके बारे में डील किया था। एंड वी केम टू द कंक्लूजन दैट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। एटम्स इन फैक्ट आर मेड अप ऑफ दीज पार्टिकल्स, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन का उसका सिंबल, उसके बारे में उसका चार्ज, ठीक है, ये सब चीजें के बारे में हमने थोड़ा बात कल की थी। और इनफैक्ट ये थोड़ी बातें जिसके मास और चार्ज के बारे में हम ये मोल कॉन्सेप्ट में भी कर चुके हैं, ठीक है। नाउ व्हाट वी केम टू नो एज वेल इज कि every atom contains a positive particle which is proton and a negative particle which is electron। तो क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है, इसका मतलब ये चीज भी, हालांकि ये शायद मैंने कल कही नहीं, बट ये चीज भी इट फॉलोज फ्रॉम वट एवर वी हैव सेड यस्टरडे कि प्रोटॉन के ऊपर एग्जैक्टली इक्वल चार्ज होता है जो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है ना। और अगर दोनों इक्वल ऑपोजिट है ना, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, नेचर में ऑपोजिट है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज एज कंपेयर टू एन इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक प्रोटॉन हम रख रहे हैं किसी एटम में तो हमें एक इलेक्ट्रॉन रखना ही पड़ेगा साथ में, या अगर x या 10 प्रोटॉन्स रख रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन्स भी रखने पड़ेंगे। गॉट दिस? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एटम को न्यूट्रल होना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब सबसे छोटा एटम किसका है? सबसे छोटा एटम है हाइड्रोजन का, जिसमें एक प्रोटॉन है। तो डेफिनेटली उसमें एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा। अब जरूरी नहीं है कि उसमें न्यूट्रॉन हो ही हो, ठीक। तो हम ये तो डेफिनेटली कह ही सकते हैं दैट these three are the fundamental particles and almost all of the atoms are made up of these three particles only except for hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम होता है 1H1, मतलब उसमें एक ही प्रोटॉन है, उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है। अगर मैं उसके अलावा उसका लेट्स से उसका आइसोटोप ले लूं, which is ड्यूटेरियम, या उसका दूसरा आइसोटोप ले लूं ट्राइटियम, तो ड्यूटेरियम ट्राइटियम जो दोनों के दोनों हैं, ये दे विल कंटेन न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो हाइड्रोजन के अलावा जितने भी और एटम्स हैं, आइसोटोप्स हैं, सब के सब न्यूट्रॉन भी कंटेन करेंगे अपार्ट फ्रॉम प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा हमेशा, कोई डाउट ही नहीं है, ठीक। ओके, सो हैविंग सेड दैट लेट्स टेक अ लुक एट, लाइक दिस इज आई हैव रिटन दिस समरी ऑफ दीज पार्टिकल्स नाउ, ठीक है। पार्टिकल्स की क्या समरी है वो देखो, ठीक। यहाँ पे हमने 3 पार्टिकल्स लिखे हैं, उन तीनों के मैंने सिंबल्स लिखे हैं। ये तीनों सिंबल्स हमने कल देखे थे, ये सिमिलर सा है, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखो भाई, कल तुमने देखा होगा कि मैंने मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट तुमको कराया था। तो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में देयर वाज जो एक फंडामेंटल चार्ज आया था, जिसका मल्टीपल बाकी सारी की सारी ऑयल ड्रॉपलेट्स में था, दैट केम आउट टू बी इक्वल टू 1.6 into 10⁻19 coulombs, and that charge was called E। The charge was represented by E। तो वो मैंने यहाँ E से रिप्रेजेंट किया है। तो नेगेटिव चार्ज है तो मैंने इसको -E लिखा है, -1.6 into 10⁻19 coulombs, और इन ESU इट इज -4.8 into 10⁻10 ESU। सेम है, क्योंकि एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट नेचर होगा, तो हमने यहाँ पे से प्लस E लिख दिया, 1.6 into 10 से ये सब, ठीक है जी, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं मास। मास जो है वो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास देख चुके हैं। हाँ, हालांकि हमने एएमयू में नहीं देखा होगा, एएमयू में मैंने और लिख दिया, बाकी तो सब चीजें सेम है, ठीक। और इनके जो डिस्कवरर हैं, मैंने कल तुम्हें एक एक्रोनिम दिया था, ईंट पर नाच, ठीक है। ईंट पर ई इलेक्ट्रॉन, टी थॉमसन, प मीन्स प्रोटॉन, र मीन्स रदरफोर्ड, और नाच एंड फॉर न्यूट्रॉन एंड चा फॉर चैडविक, ईंट पर नाच। लेकिन यहाँ पे ये रदरफोर्ड भैया जो है ना, ये थोड़े से मेरे को रिस्की किस्म के आदमी लगते हैं। ये इनके एज इफ की कोई पीआर एजेंसी हो रही होगी उस वक्त, जो इनका नाम बड़ा हुआ है। इन्होंने क्या किया है कि लाइक जैसे गोल्डस्टीन है, यहाँ पे मैंने दोनों का नाम लिखा हुआ है, गोल्डस्टीन एंड रदरफोर्ड। ये मैंने लिखा क्यों है? इसलिए लिखा है क्योंकि गोल्डस्टीन ने एनोड रेज और कैथोड रेज, बेसिकली जो जूलियस प्लकर था उसने कैथोड रेज होती है कुछ टाइप की, उसे ऐसा कुछ बताया था, ऐसा कुछ फिनोमेना होता है। लेकिन कैथोड रेज एग्जैक्टली जो नेम दिया था गोल्डस्टीन ने दिया था, और उसी ने फिर जो पॉजिटिव पार्टिकल्स थे उनको एनोड रेज नाम दिया था।
तो इन अ वे उसने प्रोटॉन का जो हाइड्रोजन का आयन था उसका पता लगा लिया था। ठीक है जी। अब उसने उसको नाम प्रोटॉन नहीं दिया, प्रोटॉन नाम भाई साहब इन्होंने दिया है। तो ये ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ काम वाम करके रखते हैं लोग और ये देखते हैं कि हाँ यार ये इतना सा जो पार्ट है ये मतलब मेरी तरफ से इसमें एक कंट्रीब्यूशन है, तो ये प्रोटॉन इन्होंने बोला तो भाई साहब के नाम पे अब प्रोटॉन की डिस्कवरी आ जाती है। अगर कहीं पे भी तुम गूगल पे सर्च मारोगे तो प्रोटॉन के नाम की डिस्कवरी रदरफोर्ड के नाम पे ही आएगी। ठीक है, ओके। अभी मैं एक और एक्सपेरिमेंट बताऊंगा जिसको कहा जाता है, इनफैक्ट तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में भी ये लिखा है, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। वो भी गीगर मार्स्डेन है जो इसके स्टूडेंट्स थे, उन्होंने किया था, तो भाई साहब के पास क्रेडिट उसका है। ठीक है, ये सब चीजें छोटी मोटी कहानियां हैं। ठीक है, इन सब के बारे में पता चलता रहेगा। एक चीज और बता देता हूं, प्रोटॉन जो है प्रोटॉन इज H+। ये जो H+ आयन है दिस इज प्रोटॉन। ठीक है, गॉट इट, ये ध्यान रखना है। इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, अब आगे की बात, कुछ क्वेश्चंस अच्छे से करते हैं, तुम तो इसको उतारो, मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूं तुमको। देखो भाई, एक दो चीजें हैं। एक तो ये है कि अगर मैं बोलूं 1 कूलम एंड 1 ESU, व्हाट इज द रिलेशनशिप। अगर तुमसे जानना चाहो कि क्या रिलेशनशिप है तो कैसे निकालोगे। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻10 ESU, यही है ना। तो अगर तुम ध्यान से देखो, मैं इस से डिवाइड कर दूं यहां या दोनों को 1.6 इंटू 10⁻, तो लेट से मैं ऐसे कर देता हूं, इस नंबर से 1.6 इंटू 10⁻19 से मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो यहाँ क्या जाएगा 1 कूलम, दिस विल कम आउट टू इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 ESU। तो हमारे पास ये एक रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, अब इसका जो यूनिट फैक्टर याद होगा तुमको, यूनिट फैक्टर कैसे बनाते हैं, इससे डिवाइड कर दो इसको या फिर इसको डिवाइड कर दो इससे, है ना। तो यूनिट फैक्टर तो कभी भी कन्वर्ट करने के लिए आया तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लूं या मास ऑफ प्रोटॉन इज टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तुमको बोलूं, तो तुम इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1836 ये रेशियो आएगा हमेशा। ठीक, अगेन दूसरी चीज अगर हम तुम ऑब्जर्व करना चाहो तो ये कल मैंने क्या कहा था, न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल विच इज स्लाइटली हेवियर देन प्रोटॉन। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 1.6726 इंटू 10⁻27 है, ये 1.6749 इंटू 10⁻27 kg। अगर तुम ध्यान देखो तो सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल तक तो सेम है, इसके बाद आगे बढ़ रहा है तो स्लाइटली इससे ज्यादा हेवियर है, लेकिन अगर तुम इसको सेकेंड प्लेस ऑफ डेसिमल तक लोगे तो ऑलमोस्ट इक्वली लोगे। क्लियर होगी बात। यहाँ पे भी तुम देख सकते हो 1.089, ये जो 93 है इसको हटा दो, 1.008 जो है दैट कम्स आउट टू बी द मास ऑफ AMU में, सॉरी, दैट कम्स आउट टू बी द मास ऑफ न्यूट्रॉन इन AMU, और 1.007 जो आता है वो प्रोटॉन का आता है। ठीक है जी। अच्छा, डू आई हैव अनदर क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा ये एक और क्वेश्चन, इसमें देखो जैसे E की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब से जब कभी भी मैं E लिखूंगा, स्मॉल E लिखूंगा जब कभी भी, तो उसका मतलब क्या होगा, स्मॉल E का मतलब होगा भाई, स्मॉल E का मतलब हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स और 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। ठीक है, इसका मतलब हमेशा ही होगा। तो अगर मैं कहता हूं 2E, ठीक है, 2E मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स में अगर हम बात करें, तो अगर मैं 5E की बात कर रहा हूं तो भी 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। इसी तरीके से मैं NE की बात करूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ, N इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 आया ना। क्लियर होगी बात। ठीक है जी। अच्छा, अगर मान लो मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज बोलूं, 1 मोल, यार रुक जाओ, एक इससे पहले एक चीज देख लेते हैं। N इलेक्ट्रॉन्स है, अगर मैं बोलता हूं एक Na के ऊपर, एक आयन के ऊपर कितना चार्ज है, ठीक है, तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पर आयन्स तुम्हें पता है कि बनते कैसे हैं, कि पॉजिटिव आयन कब बनता है जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया जाता है एटम के द्वारा, और नेगेटिव आयन कब बनता है जब एटम के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो Na+ जो है इट कंटेन्स 1E चार्ज,
ठीक है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है, Na प्लस। अच्छा, अगर मान लो Mg2+ की मैं बात करूं तो यहां पे क्या होगा, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं तो उसके बाद 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज विल बी दिस 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। अगर मान लो इसी तरीके से मैं Al3+ की बात कर रहा हूं या लेट्स से CO3 2- की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे चार्ज कितना है 3e, यहाँ पे चार्ज कितना है -2e, है ना। Cl- की बात करूंगा तो -e। क्लियर होगी बात? क्लियर। अच्छा, एक अल्फा पार्टिकल करके मैंने कल बताया था, अल्फा पार्टिकल क्या होता है He2+। तो He2+ क्या होता है, 2 चार्ज हुआ ना इस पे, डाई पॉजिटिव हुआ, तो इस पे चार्ज कितना हुआ 2e, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सो दीज आर सम एग्जांपल्स जिसमें हम ई का, तो ई का यूसेज जो है वो ये तुमको क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। अब एक और चीज लास्ट देख लेते हैं, दैट इज कि अगर मैं एक मोल चार्ज बोलूं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, मैंने क्या बताया था, 1 फैराडे के इक्वल आता है, आया ना, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 फैराडे। तो मैं क्या लिख सकता हूं, Na इंटू ई इज इक्वल टू 1f, या f लिख लो, आया ना, ये ध्यान रहेगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू 1 फैराडे। तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, दिस जस्ट रिप्रेजेंट्स दिस क्वांटिटी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो कि हम अभी नहीं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में विच कम्स इन योर सेकंड ईयर या 12th में आएगा, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हमारे पास ये जो जैसे यहाँ पे पार्टिकल्स है, तो ये तो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो कि जिससे हर एक एटम मिलके बना ही है, तब फॉर श्योर है। अब कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, कभी कभी प्रेजेंट नहीं भी होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं तो उसमें प्रकट हो जाते हैं एकदम से, ठीक है, तो वो होते नहीं है वहां पे लेकिन प्रकट हो जाते हैं, ठीक। तो वो सारे के सारे पार्टिकल्स को हम नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स कह सकते हैं, ठीक। वो पार्टिकल्स तुम्हारे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आएंगे या न्यूक्लियर फिजिक्स या जो भी तुम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे 12th में, उसमें आएंगे। उनके बारे में कुछ नाम बता देता हूं, जैसे क्वार्क्स हो गए, ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है, ये जो बने होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दे आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स, ठीक है। क्वार्क को अप क्वार्क और डाउन क्वार्क नाम से जाना जाता है, ठीक है, इतना ही इसका लिखा जो है कि ये अप क्वार्क या डाउन क्वार्क नाम से जाने जाते हैं, ठीक। तो अगर हम देखें कि इलेक्ट्रॉन्स किससे या सॉरी प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन किससे मिलकर बने, तो हमें पता है कि वो किससे मिलकर बने, हालांकि उनके बारे में हम डिस्कस ज्यादा नहीं करते। सेम वे देयर इज न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, देयर इज पॉजिट्रॉन, देयर इज ग्रेविटॉन, देयर इज ग्लूऑन, देयर इज पाई मेसॉन, है ना, ये सारे के सारे हैं जो कि वहां पे आएंगे। तुम अगर इसको अभी नहीं भी लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जिज्ञासा हो या जिसको क्यूरियोसिटी हो वो थोड़ा बहुत लिख सकता है, एंड दे कैन रिसर्च ऑन इट इफ दे हैव टाइम इन द वर्ल्ड, ठीक है जी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम बेसिक थिंग्स, ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर गोइंग टू बी यूज्ड इन दिस चैप्टर, ठीक है। लिखो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज्ड इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, बेसिक कॉन्सेप्ट्स used in atomic structure, ठीक है जी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, देखो, जैसे तुम्हें इलेक्ट्रिक भी, यहाँ पे हमने 2 चीजों के बारे में बात करी है ना, ये जो पार्टिकल्स हैं इनके पास चार्ज है और मास है ना। अगर मास है तो डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी की सारी चीजें इस पे एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। मैं आई एम अज्यूमिंग कि तुमने अभी तक ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा, वो ग्रेविटेशन शायद आएगा तुम्हारा जून जुलाई में भी, अगस्त के टाइम पे आए शायद। तो ग्रेविटेशन इज समथिंग विच यू आर गोइंग टू रीड इन योर फिजिक्स, लेकिन 8th 9th में भी तुमने ग्रेविटेशन पढ़ा है, क्योंकि मैंने भी उस वक्त ही पढ़ा था पहले, सबसे पहली बार। तो उसके बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में या ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसको हम यूज करेंगे, है ना, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करूंगा। अब ग्रेविटेशनल फील्ड तो मास की वजह से होता है, लेकिन चार्ज की वजह से कौन सा फील्ड या फोर्स होता है, तो चार्ज की वजह से होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये तुम्हारा 12th में आएगा,
हालांकि हो सकता है इसके बारे में थोड़ा बहुत तुमने पहले पढ़ा हुआ हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द चार्जेस। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी है, यहाँ पे लाइक चार्जेस भी है, यहाँ पे अनलाइक चार्जेस भी है ना। तो इनके बीच में फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल जो भी कुछ होगा वो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, क्योंकि चार्ज हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो चार्ज के बारे में भी हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। और व्हाट एल्स इज देयर, ठीक है, कुछ डिस्टेंसेस के बारे में बात करेंगे, कुछ टाइप की एनर्जीज के बारे में बात करेंगे, है ना। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट चार्ज। ठीक है जी, चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसका पहला पॉइंट है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम चार्ज। ठीक है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं Q इक्वल्स टू एनी। ये कुछ ध्यान आ रहा है, कल जब मैंने मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करवाया था तो उसमें मैंने Q इक्वल्स टू एनी करवाया था, इफ यू रिमेंबर करेक्टली। Q इक्वल्स टू एनी। तो Q इक्वल्स टू एनी में क्या सीन है? देखो, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इज E। तो अगर तुम्हें उससे ज्यादा चार्ज चाहिए तो तुम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि 1.5 E कर दो या 3.2 E कर दो। व्हाट यू विल हैव टू डू, E बेसिकली एक पार्टिकल की वजह से है, तो तुम्हें एक दूसरा पार्टिकल उसमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाके 2E आएगा। सेम पार्टिकल ऐड करना पड़ेगा। अगर तुम्हें 10E चाहिए तो तुम्हें 10 पार्टिकल ऐड करने पड़ेंगे, है ना। 100E चाहिए तो 100 पार्टिकल्स ऐड करने पड़ेंगे, उस टाइप के। क्लियर होगी बात? वो 100 पार्टिकल्स होंगे किसी बड़े पार्टिकल में, तब जाके उसके ऊपर 100E चार्ज आएगा। ये ध्यान रखना। क्लियर होगी ये बात? ओके। सो चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर हो वो हमेशा इस छोटे से जो E लिखा है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, इसका मल्टीपल ही होगा। ठीक है, इस तरीके से समझो क्वांटाइजेशन को कि तुम सीढ़ी चढ़ते हो तो तुम पहली सीढ़ी पे ऐसे पाँव रखते हो, फिर दूसरा पाँव कहाँ रखते हो? सेकेंड वाली सीढ़ी पे ना। 1.5 सीढ़ी तो कुछ नहीं होता, या 1/3 वो 1.25 सीढ़ी तो कुछ नहीं होता कि वहां बीच में पाँव रखा और दूसरी वाली पे चढ़ गए, ऐसा तो नहीं होता। सो यू हैव टू, अगर हम देखें कि उसकी जो हाइट है, सीढ़ियों की हाइट, वो फिक्स है, तो अगर तुम एक बारी में डिस्टेंस हाइट ऊंचा हो गए, लाइक द हाइट दैट यू आर गोइंग टू गो अप बाय, दैट विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ दैट स्टेप। उससे कम हाइट पे तुम जा ही नहीं सकते। क्लियर होगी बात? तो क्वांटाइजेशन का मतलब समझ में आ गया? अगर तुमको थर्ड वाली में जाना है तो तुमको 3 स्टेप पार करने पड़ेंगे, तुमको 4 वाली में जाना है तो तुमको 4 स्टेप पार करने पड़ेंगे। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं सर चौथी सीढ़ी पे सबसे पहले पहली बारी में भी हम पाँव रख सकते हैं, तो भाई ऐसा है कि जो लोग ऐसा करते हैं उनकी पैंटें फट जाती है। ठीक है, नाउ so this is the charge is quantized. This is the information about quantization of charge. Second thing is कि चार्ज का, अगर मैं कहता हूं चार्ज 2 टाइप के हैं, 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है, तो हमने कहा कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोटॉन पे है और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन पे है। ठीक है, अच्छा, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव मैंने बोला, ये कोई ऐसा नहीं है कि अगर मैं, चलो ठीक है, इसको एग्जांपल समझाते हैं। इसमें लिखता हूं मैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसका चार्ज है और इसका चार्ज है 1.6 -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो क्या ये दोनों ये चार्ज इस चार्ज से बड़ा है? नहीं है। क्यों? इनका मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर डिफरेंट है, बस ये ध्यान रखना है। इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन नेचर डिफरेंट है। ठीक है, तो जब मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर डिफरेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, नेचर डिफरेंट था इनका, ऑपोजिंग सा नेचर था, तो हमने इनको डेजिग्नेट कर दिया कि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। हम इनको काला गोरा भी कह सकते थे, ठीक है, हम इनको नॉर्थ साउथ भी कह सकते थे, हम इनको अप डाउन भी कह सकते थे, है ना। तो ये हमारे हाथ में था कि हम इनको कौन सा नाम देते। ठीक है, सिर्फ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, उससे इसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो
जैसे हम काला गोरा कह सकते, या सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव कह सकते, वैसे हम काला गोरा भी इनको कह सकते थे, या कुछ और डेजिग्नेशन दे सकते थे। गॉट इट? सो दीज टू चार्जेस आर इक्वल बट दे हैव डिफरेंट नेचर। अब अगर मैं इन दोनों चार्जेस को ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू जीरो चार्ज। अब तुम बोलोगे सर ये क्या हुआ? ये तो ऐसा है कि ये चार्जेस क्योंकि ऑपोजिट नेचर के हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, इसलिए ये लिखा। ठीक है, क्लियर होगी बात? अच्छा जी, और क्या थी बात? ठीक, तीसरा है कि दीज आर चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। अभी तक शायद स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए क्रिएट नहीं हुआ है। स्केलर क्वांटिटी लिख लेते हैं पहले। ठीक है, स्केलर और वेक्टर जो क्वांटिटीज होती है उसका कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए क्रिएट नहीं हुआ होगा शायद। यूं समझ लो, किसी भी कोई भी प्रॉपर्टी है मैटर की, या कोई भी प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसका मैग्नीट्यूड हो सकता है और डायरेक्शन हो सकता है। अगर वो डायरेक्शन डिपेंडेंट हुई तो वो वेक्टर कहलाएगी, अगर वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड डिपेंडेंट है तो वो स्केलर कहलाएगी। चार्ज का वेक्टर से या डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चार्ज अगर 1 कूलम का मेरे पास चार्ज है तो यहां रखा हो, यहां रखा हो, या ब्रह्मांड के किसी और कोने में रखा होगा, उसका बिहेवियर सेम रहेगा, कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। गॉट इट? ठीक है, अच्छा, थर्ड वन इज, सॉरी फोर्थ वन इज चार्ज इज हायर मैग्नीट्यूड। ठीक है, एक जो चौथी प्रॉपर्टी है तुमने ऑलरेडी देखी हुई है, दैट इज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इसमें मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दिस। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हुआ है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हुआ तो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हुआ तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टीज तुम्हें चार्ज की जाननी बहुत जरूरी है। अब इन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है जी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? जैसे मैंने बताया, ग्रेविटी की वजह से चीजें, या मास होने की, ग्रेविटी क्या है? मास होने की वजह से दो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर चार्ज है, लेट्स से Q1 है ये और ये Q2 है, ये दो चार्जेस हैं। अब हमें नहीं पता इनका नेचर कैसा है। अभी ये समझो कि Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो इनके बीच में फोर्स डेफिनेटली लगेगा ही लगेगा। इनके बीच में फोर्स लगेगा ही लगेगा, और उस फोर्स को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। गॉट इट? वो फोर्स, अगर ये दोनों का नेचर डिफरेंट हुआ तो वो क्या होंगे? अट्रैक्टिव। ठीक है जी। और अगर इन दोनों का नेचर सेम हुआ, दोनों पॉजिटिव हुए या दोनों नेगेटिव हुए, तो इन पे फोर्स ऐसे इधर की तरफ एक्ट करेगा। जब मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी Q1 Q2 को जोड़ते हुए, और मैंने फोर्स किस डायरेक्शन में दिखाया है, या तो मतलब इस लाइन के अलोंग ही तो दिखाया है ना, या तो एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से दूर। तो हम ये भी कह सकते हैं दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स along the line connecting, along the straight line connecting the two point charges। ये दो पॉइंट चार्जेस हैं, इन दोनों को कनेक्ट करती हुई जो लाइन है, उसी के अलोंग फोर्स एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है। तो या तो एक दूसरे की तरफ एक्ट कर रहा है या एक दूसरे से दूर एक्ट कर रहा है। तो उसमें दो चीजें लिखो इसमें, when two charges are placed at a distance r from each other, they experience an electrostatic force which is equal to k Q1 और Q2 upon r square। ठीक है, k क्या है वो मैं बताऊंगा। ठीक, ये चीज लिख लो।
और दूसरा चीज लिखो कि द फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल एक्ट अलोंग द लाइन, अलोंग द स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द टू पॉइंट चार्जेस। गॉट इट? ये दो चीजें लिख लो। और जो दूसरा पॉइंट लिखा है ना उसमें एक ब्रैकेट में लिख लेना, दैट इज इट इज अ सेंट्रल फोर्स, दैट इज इट इज अ सेंट्रल फोर्स। हो सकता है कहीं पे तुम्हें ऐसा लिखा दिखाई दे तो तुम्हें ये समझ में ना आए कि ये सेंट्रल फोर्स क्या है। तो सेंट्रल फोर्स सिर्फ वो वाले फोर्सेस होते हैं जो कि उस लाइन के अक्रॉस अलोंग एक्ट करते हैं जो दो बॉडीज को जोड़ती हो। ठीक है जी? वो फोर्सेस जो दो बॉडीज को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग ही एक्ट करेंगे, या तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे या दोनों रिपेल करेंगे। गॉट दिस? ठीक है। अब यहां पर k की जो मैं बात कर रहा हूं, k कम्स आउट टू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है ये अभी तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, ये समझ लो बस कि इसकी जो वैल्यूज हैं वो तुम्हें जानने की जरूरत है, विच इज 9 इंटू 10 रेज टू माइनस 10 रेज टू माइनस सॉरी माइनस नहीं 9 पर मीटर नहीं सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है। और अगर मैं इसमें ये तो किसमें है, एमकेएस, एमकेएस पता है ना, मैंने बताया था मीटर केजी सेकेंड, ये वाला जो सिस्टम है इसको हम एसआई यूनिट्स भी कहते हैं। ये एसआई यूनिट्स में अगर होगा तो ये वैल्यू आएगी, अगर सीजीएस में हुआ तो ये कम्स आउट टू इक्वल टू 1, ये आ जाएगा न्यूटन स्ट्रेंज, आई एम नॉट गेटिंग दी। ठीक है, अभी इसकी यूनिट्स भूल जाओ, इसकी वैल्यू 1 आएगी, इतना ध्यान रखो। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे हमने दो चीज जानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो चार्जेस के बीच में, जो दो चार्जेस है चाहे वो लाइक हो चाहे अनलाइक हो, उसके बीच में एक्ट करेगा और उनको कनेक्ट करती हुई जो लाइन होगी उसके अलोंग एक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड ये हो गया। और डायरेक्शन कैसे पता चल जाएगा? डायरेक्शन पता चल जाएगा कि भाई या तो अगर वो लाइक हुए तो एक दूसरे से रिपेल कर रहे होंगे, अनलाइक हुए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। इसमें ठीक है, इसमें एक चीज और लिख लो कि Q1 Q2 जितने ज्यादा बड़े होंगे फोर्स उतना ज्यादा होगा, और R जितना छोटा होगा फोर्स उतना ज्यादा होगा, ये लिख लेना। इसको तुम इस तरीके से देख सकते हो क्योंकि एटम्स जो हैं या उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, दे आर वेरी वेरी स्मॉल, तो उनके बीच के जो डिस्टेंसेस भी होते हैं दे आर आल्सो वेरी स्मॉल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लेज अ वेरी बिग रोल। ठीक है, प्लेज अ वेरी बिग रोल। अब इसके अलावा एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। आई होप कि तुम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ कुछ चीजें याद होंगी। ऐसा होता है एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, यही हमें सिखाया गया है ना। पोटेंशियल एनर्जी बेसिक लेवल पे इतनी ही है कि किसी अपने पोजीशन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी, जो एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर तुम्हारे पास इधर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, दूसरा, लेट्स से इनके बीच में 1 मीटर का गैप है, मैं इसको फिक्स कर दिया है, इसको ये नहीं मूव कर सकता, सिर्फ वही मूव कर सकता है। ठीक है, या यूं कह लो कि इनके बीच में 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, विच इज लाइक दिस। अगर मैं ये जो चार्ज मूव कर सकता है इसको छोड़ दूं, व्हाट विल हैपन? इट विल स्ट्रेट अवे मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो अभी तो इसके मैंने इसको कुछ कोई एनर्जी नहीं दी, मैंने बस ऐसे छोड़ दिया इसको, आई डिड नॉट गिव इट एनी एनर्जी, लेकिन उसके बावजूद भी मूव कर गया। तो होता क्या है, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में देयर वाज सम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और एज सून एज आई लेफ्ट इट, तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। गॉट इट? तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखो। द वर्क डन in separating two unlike charges or bringing together two like charges is called potential energy। तो यहां पर मैंने बहुत ही बेसिक डेफिनेशन दी है, तुम्हारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब तुम जाओगे ये डेफिनेशन काम नहीं आएगी, वहां पे डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट बताते हैं, उसमें
मतलब पूरा का पूरा डेफिनेशन होती है, वो जो पूरा प्रोसेस है उसको समझाते हैं और फिर डेफिनेशन बताते हैं। तो जो ये मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, इट इज जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट द एक्चुअल डेफिनेशन। तो ये दो चार्जेस को भाई कहीं से तो मैं इस चार्ज को लेके आया हूँ ना इसके पास, जब मैं इसको लेके आया तो कुछ वर्क किया होगा मैंने, या जिसने भी जो भी इसको लेके आया उसने वर्क तो किया होगा। दैट वर्क विच वॉज डन इन ब्रिंगिंग इट हियर गॉट स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। गॉट दिस? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज सिस्टम, ठीक है, इसको मैं लिखता हूं इस तरीके से, दिस चार्ज सिस्टम, कोई डेरिवेशंस नहीं दे रहा हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज सिस्टम इज दिस। अगेन के तो तुम देख ही चुके हो क्या है, ठीक है जी। तो ये तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी होगी। हायर द क्यू, क्यू जितना ज्यादा होगा, अच्छा इसमें ठीक है, क्यू जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, और आर जितना कम होगा उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। अच्छा इसमें दो चीजें हैं, यहाँ पे तो मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव लिया था, है ना, यहाँ पे लाइक चार्जेस लिए थे। अगर मान लो मैं इसके अनलाइक चार्जेस ले लूं तो ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। काइनेटिक एनर्जी इज नेवर नेगेटिव, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि हमेशा पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिव आती है। तो ये जो मैंने यहाँ पे फंडा बताया कि पोटेंशियल एनर्जी के बारे में इतना सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, हालांकि ये एकदम से नहीं बैठेगी बिकॉज इसका कोई लॉजिकल एक प्रेसिडेंस नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमें इस चैप्टर में ये पढ़नी ही पढ़नी है। तो तुमको ये अगर नहीं भी समझ में आ रहा होगा अभी, तो इसको फॉर द टाइम बिंग जितना समझ रहा उतना ही समझ लो, ज्यादा दिमाग मत लगाना। जब इनका यूज आएगा एटलीस्ट तब तुम इनको यूज कर पाओगे, ठीक है। और एक समय आएगा तुम्हारे 11th 12th के दौरान जब तुमको इनको समझना पड़ेगा, तो वहां पे समझ लेना, अभी इसको इतना छोड़ो, ठीक है जी। ये तुम्हारा अच्छा, अब एक और चीज कहलाती है जिसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसमें ये समझो कि अगर मैं इस चार्ज को Q रख दूं और इस चार्ज को मैं 1 रख दूं, ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी हो जाएगी? अब इस केस में पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम इक्वल टू दिस, ठीक है। इस पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, इसको हम V से डिनोट करते हैं। गॉट इट? अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में एक चीज लिखना मेरे दिमाग से में अभी जस्ट आई है, दैट पोटेंशियल जब एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी एक एनर्जी तो हुई, तो वो उसका यूनिट जो होगा वो जूल होगा, ठीक है, उसका यूनिट क्या होगा? जूल, ठीक है जी। यहां समझो मैं K लिख रहा हूं, K का मतलब ही 1/4πε0। तो ये V इज इक्वल टू K इंटू क्यू अपॉन आर, ये ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। अगर मान लो मैं इस 1 की जगह कुछ Q डैश ले आऊं, है ना, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू K क्यू डैश अपॉन आर। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं इससे, तो क्या लिख सकता हूं मैं? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्यू डैश इंटू वी, है ना। इस K क्यू अपॉन आर को मैं V लिख सकता हूं ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, या पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। Q इंटू वो जो भी चार्ज है जो कि इस पोटेंशियल में रखा हुआ है, उसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इतनी है। आर वी क्लियर अबाउट दिस? कूल, ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं। अच्छा, इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल, इसको कहते हैं वोल्ट, ठीक है। कई बार तुमने वोल्टेज के बारे में सुना होगा, घर में बोलते हैं ना वोल्टेज कितनी आ रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है या पोटेंशियल ही होता है, जिसको हम एक दूसरे नाम से बोल रहे हैं वोल्टेज, ठीक है जी। ओके, सो दैट इज इट, ठीक। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली क्या है कि तुमने पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्यू डैश इंटू वी बोला, ठीक है, जिसको अगर मैं यूनिट के टर्म्स में बोलूं तो पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होगी? जूल, चार्ज की यूनिट क्या होगी? कूलम, और वोल्ट की यूनिट क्या होगी? वोल्ट। तो कूलम इंटू वोल्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू जूल। तो कहीं पे अगर कूलम वोल्ट को मैं जूल लिख दूं तो सरप्राइज मत होना, ठीक है। ओके, सो दीज आर दी इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट से ये चीजें किस तरीके से डील हो रही है। अच्छा,
अब कुछ एक आधा एग्जाम्पल लेके इसको थोड़ा सा निपटाते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, लेट्स से कि मेरे पास दो पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव प्लेट है। ठीक है, तो अच्छा, मैंने यहाँ पे एक 1 कूलम्ब चार्ज रखा है, नेगेटिव चार्ज है, सॉरी नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे -1 कूलम्ब चार्ज रखा है मैंने। ठीक, और यहाँ पे इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट। ठीक है, तो देखो इसको जो है 1 वोल्ट लिखा होता है, इसको दर्शाने का मतलब क्या है, 1 वोल्ट या पोटेंशियल डिफरेंस की मैं बात करता हूं ना, तो मैंने क्या बोला था, पोटेंशियल एनर्जी कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, किसी के रिस्पेक्ट में ही होगी। ठीक है, सेम वे पोटेंशियल इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। तो अगर मान लो मैं इसको 0 मानता हूं, 0 वोल्ट इसका पोटेंशियल है, तो इससे एक ज्यादा पोटेंशियल इसका होगा, क्योंकि क्या है, ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, तो इसका ज्यादा होगा। अगर मैं इसको 0 मानता हूं तो इसको 1 कह सकते हैं। मान लो, क्योंकि ये तो डिफरेंस है ना, हम नहीं कह सकते कि इसकी एब्सोल्यूट कितनी है। मान लो मैंने इसको 0 मान लिया, तो ये क्या है, ये कम होगी ना इससे, ये वाले का पोटेंशियल कम होगा इससे बाय 1 वोल्ट। तो अगर मैं इसको 0 मानता हूं तो इसको 1 कह सकते हैं, अगर मैं इसको 0 मानूंगा तो इसको -1 कहेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको 0 मानता हूं तो इसको मुझे -1 वोल्ट कहना पड़ेगा। आर वी क्लियर? इस कॉन्सेप्ट को आसान अच्छे समझना, क्योंकि इससे जो निकल के आएगा वो एक चीज है जो बहुत यूज होगी इस चैप्टर में, या इनफैक्ट आगे भी। 0 वोल्ट -1 वोल्ट, ये समझ में आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस है ना भाई, 0 माइनस -1 कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। आ गया, अगर ये 1 होता है, ये 0 होता है, 1 माइनस 0 कितना होता है, 1 हो गया। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये इस बिल्कुल इस प्लेट के पास में है, ये नेगेटिव चार्ज किसी तरीके से हमने होल्ड करके रखा हुआ है इसको, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी Pe। लेट्स से कि ये पॉइंट A है, तो Pe एट A विल बी इक्वल टू -1 कूलम्ब इंटू -1 वोल्ट। ये कितना आएगा, 1 कूलम्ब वोल्ट। ठीक है जी, या 1 जूल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आया ना भाई, कूलम्ब वोल्ट को मैंने अभी बताया था ना, इक्वल टू जूल होता है। मान लो मैंने इसे छोड़ दिया, ये नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव प्लेट के पास है, तो बहुत भयंकर तगड़ा रिपल्शन होगा इनके बीच में। तो जैसे ही मैंने इसे छोड़ा, ये एकदम दुम दबा के भाग जाएगा, -1। नेगेटिव है तो सीधे शूट करेगा इस डायरेक्शन में, और लेट्स से कि इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जब पहुंचता है, तब लेट्स से ये पॉइंट बी है, तब हमने इस -1 कूलम चार्ज के बारे में जानने की कोशिश करें। देखो ये 1 वोल्ट पूरा मूव कर चुका है, तो इसके ऊपर जो एनर्जी आ गई होगी, ये यूं समझो, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने छोड़ा, ये भागा, जैसे ही भागा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, अब काइनेटिक, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई ना, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी एकदम 0 है, 0 वोल्ट इंटू 1C कितना हो गया, 0। तो 0 इसकी यहां पे ऐसे लिख लो इसको कि यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू 1 जूल, और इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल टू 0 है। अगर तुम यहां पे देखो इस पॉइंट पे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी अब 1 जूल हो चुकी है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0 हो चुकी है, क्योंकि 0 इंटू 1 -1 वोल्ट, सॉरी -1 कूलम्स इक्वल टू 0, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई। अगर पोटेंशियल एनर्जी 1 से 0 हो गई है, तो ये सारी की एनर्जी कहां गई, दैट पोटेंशियल एनर्जी गॉट चेंज्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 जूल। ठीक है जी, लेट्स से यही चीज मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए करूं, लेट्स से यही सेम चीज मैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए करूं। यहां पे क्या होगा, इंस्टेड ऑफ दिस मैं कह सकता हूं यहां पे -E चार्ज है इसका। ठीक है, तो यहां पर जब ये पहुंचेगा तो भी -E चार्ज होगा। आर वी क्लियर? इस पॉइंट पे इसकी एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, इस पॉइंट पे इसकी एनर्जी होगी Pe इक्वल टू E इंटू चार्ज है ना E, अभी मैं E को ऐसे रहने देता हूं, E इंटू V, 1 वोल्ट। तो मैं कह सकता हूं ये 1 eV के इक्वल है, आया ना। फॉर द टाइम भी मैं एक नई यूनिट डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जूल इज अ वेरी बिग यूनिट फॉर दीज वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, है ना, तो हमें बहुत छोटी यूनिट वहां पे चाहिए। ये आ जाएगा, आया ना, ये पोटेंशियल एनर्जी एट ए है।
अच्छा अगेन सेम चीज होगी, यहाँ पे जीरो थी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे आके कितनी हो जाएगी अब इस केस में, यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये भी एनर्जी कितनी जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कितनी जाएगी 0। तो सेम थिंग विल हैपन। तो तुम देखोगे व्हेन, इस बात को लिख लेना, व्हेन a charge is passed through or accelerated through a potential difference, its energy, its kinetic energy comes out to be equal to ke equal to, चार्ज क्या है q है, मतलब अगर यहाँ पे चार्ज हमने e लिया तो चार्ज q लेंगे तो q आएगा, इनटू यहाँ पे तो हमने 1 वोल्ट लिया, लेट्स से वहां पे v वोल्ट्स थे, q इनटू v, ठीक है। तो qv विल बी दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल। इस केस में q इक्वल्स टू e है और v इक्वल्स टू 1 है, 1 वोल्ट है सोटू से, तो काइनेटिक एनर्जी इन दिस केस विल बी इक्वल टू 1 eV, ठीक है। सिंस ऐसे लिख लेना, सिंस q इज इक्वल्स टू e एंड v इक्वल्स टू 1 वोल्ट, ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अच्छा अब इंपॉर्टेंट ये कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने डिफाइन तो कर दिया, लेकिन इसको जो हम अभी तक एनर्जी की यूनिट जानते हैं उससे कैसे रिलेट करेंगे। तो रिलेट करने का तरीका क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं उसको, 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स इंटू 1 वोल्ट, यही तो आएगा। अगर मैं देखूं तो ये क्या आ रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम वोल्ट, कूलम वोल्ट क्या होता है जूल, तो इसको लिख सकता हूं 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल्स। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दिस, तो ये इनके बीच में कन्वर्जन फैक्टर हो गया, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी दैट an electron acquires when it is accelerated through 1 volt potential difference, 1 volt potential difference, ठीक है जी, गॉट दिस। तो ठीक है जी, तो यहाँ पे ये सब चीज आ गई। अब इसका यूज कैसे होता है, जैसे मान लो अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह रहा हूं तो इसकी एनर्जी तो इतनी हो गई, लेट्स से मैं कहता हूं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होगा 1.6 सॉरी 1 इस पे ऐसे लिख दो 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। या अगर मैं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहता हूं, ये कभी देखने को मिलेगी ये एनर्जी, तो क्या आएगा 10⁻⁶, मेगा मतलब 10⁻⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल्स। या फिर अगर मैं कहता हूँ 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट विल बी इक्वल टू 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल, ठीक है। तो सिंपल है, इस तरीके से ये एनर्जीज डिफाइन हुई है, ठीक। तो ये तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। अब अगर इसमें मैं कहता हूं तुमको कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन को तुमने एग्जैक्टली इस तरीके से ही एक्सेलरेट कर दिया तो कितनी एनर्जी होगी। अगर 1 मोल की बात करूं तो वहां पे Q क्या होगा, सिंपल है, यहाँ पे जो एनर्जी आएगी, मैंने क्या बताया था, Q चार्ज को तुम V वोल्ट के थ्रू एक्सेलरेट कर दो तो द एनर्जी विल बी हाउ मच, Q इंटू V। Q यहाँ पे क्या है 1, Q इक्वल टू यहाँ पे क्या है Na, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना, Q इक्वल टू Na इंटू E आया ना। अच्छा V इक्वल टू कितना है 1 वोल्ट, देयरफॉर एनर्जी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर एक्सेलरेशन थ्रू 1 वोल्ट, ठीक है, कितनी आएगी Na इंटू E इंटू 1 वोल्ट विच इज इक्वल टू Na इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आया ना, Na इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर तुम इसको कैलकुलेट करना चाहो, तो कितना आएगा ये Na मतलब 6.022 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 1.602 इंटू 02 हटा दो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्स, सॉरी कूलम्स
जूल्स। ठीक है, तो ये इफ यू डू इट ये क्या आएगा 196.35 किलो जूल। ये समझ लो, पहले आता है वो 9.365635 इंटू 10⁴ जूल्स, जिसको हम लिख लेते हैं 96.35 किलो जूल, जिसको लोग कभी कभी सिर्फ 96 किलो जूल भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा भाई? तो सिंपल सी चीज है, हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने डिफाइन कैसे किया है, वो हमें समझ में आ गया। हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कितने के इक्वल, मतलब अगर हम उसे जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी हमें समझ में आ गया। अगर हम उसे किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो उसको किलो जूल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी थी दैट केम आउट टू बी इक्वल टू दिस मेनी किलो जूल्स। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि 1 मोल इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96.35 किलो जूल, है ना? तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 46.35 सॉरी 46 नहीं 96 है 96.35 किलो जूल पर मोल। तो ये एक और यूनिट होगी, ये जो बॉक्स में लिख रहा हूँ सब याद रखना है भाई। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96.35 किलो जूल पर मोल। गॉट इट? ठीक है, तो इसमें कोई क्वेश्चन है हमारे पास? डू वी हैव अ क्वेश्चन? एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ओके। तो मान लो मैंने एक 4e चार्ज पार्टिकल, ठीक है, एक्सेलरेटेड थ्रू कितना 4e चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू लेट्स से 100 वोल्ट। अगर मैंने एक 4e चार्ज वाले पार्टिकल को 100 वोल्ट से पास कराया तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? ठीक है, पहला है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होगी? तो सिंपल है भाई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना आया था? Q इंटू वी। तुम कह रहे हो सर आपने तो पोटेंशियल एनर्जी लिखवाया था, लेकिन एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर व्हाइल गेट्स कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख लिया। ठीक है, Q कितना है भाई इसका? 4e का मतलब क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है, हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव, हो डजंट मैटर, ये हो गया, इंटू वी कितना है यहाँ पे? 100 वोल्ट। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ इसको 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ये आया ना? क्लियर होगी? अगर मैं इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहूँ अब, तो जूल में कन्वर्ट क्या करूंगा? 400 जूल में काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 400 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, आया ना? सिंपल इनफ। और अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मोल पर केजी में, सॉरी किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना है, तो तुम क्या करोगे? 400 इंटू दिस मच कर दोगे। ठीक, क्लियर होगी? तो थर्ड वाला लिखो, थर्ड वाले में क्या होगा? इन किलो जूल पर मोल, ये क्या आएगा? 400 इंटू 96.35 किलो जूल पर मोल। ठीक है, आर वी क्लियर अबाउट दिस? ठीक है, सो एक दो चीजें और है, वो ये है कि अगर मान लो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी पता है और तुम्हें चार्ज पता है, तो तुम वोल्टेज निकाल सकते हो कि नहीं? और या अगर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी पता है और तुम्हें वोल्टेज पता है, तो तुम चार्ज निकाल सकते हो। तो मान लो तुम्हारे पास 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी है और तुम्हारा चार्ज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वोल्टेज कितनी हो जाएगी? V विल बी इक्वल टू 25, है ना? या अगर मैं कहता हूं कि 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दो क्वेश्चन बना के चाहे लिख लेना। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक पार्टिकल की एनर्जी है, उसका चार्ज है, चार्ज हमें पता नहीं क्यों है, और उसको जो हमने एक्सेलरेट किया था वो 20 वोल्ट के थ्रू किया था। तो 20 वोल्ट के थ्रू किया था, तो Q इक्वल टू क्या होगा? 100/20 इक्वल टू 5e के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर तुम देखोगे कि E इज एक्चुअली बीइंग यूज्ड एज अ
एज अ यूनिट काइंड ऑफ फॉर चार्ज के एक यूनिट के जैसा यूज हो रहा है। गॉट दिस? ये सिंपल था भाई। अच्छा जी, अब इसके बाद बारे में बात करते हैं हम डिस्टेंसेस की और थोड़ा सा फिर ग्रेविटेशनल फील्ड और फोर्सेस की। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं भाई। देखो भाई, डिस्टेंसेस जो इसमें आते हैं, दोज डिस्टेंसेस आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ठीक है, वो डिस्टेंसेस जो होते हैं वो आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ दिस 10 रेज टू -10 मीटर, या 10 रेज टू -9 मीटर, 10 रेज टू -12 मीटर, 10 रेज टू -15 मीटर्स, या कभी कभी 10 रेज टू -6 मीटर्स। ठीक है, तो इन सब के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ एक्रोनिम्स हैं। याद होगा मैंने तुम्हें बताया था कि ये कितना होता है, ये 1 नैनोमीटर के इक्वल होता है, ये 1 पिकोमीटर के इक्वल होता है, ये 1 फर्मी के इक्वल होता है। ठीक है, और ये कितना होता है 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, और ये होता है तुम्हारा 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल। ठीक है, तो तुम्हें ध्यान होने चाहिए अब दैट दिस 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10 रेज़ टू -10 मीटर्स। सिंपल इनफ, 10 रेज़ टू -10 मीटर्स। तो ये डिस्टेंस के लिए यूज हो रहा है क्योंकि वहां बहुत ही छोटे डिस्टेंस है ना, बहुत ही छोटा साइज है, बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, तो ये सारे के सारे वहां पे यूज हो रहे होते हैं। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो वैसे तो सारे हैं, तो इनके बीच में 2-4 कन्वर्जन देख लेते हैं। अगर मैं इसकी अर्थ की बात करूं, या यूं समझ लो वेवलेंथ की बात की, वेवलेंथ उसने बोला 400 नैनोमीटर है, तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ एंगस्ट्रॉम में, उसको लिख सकता हूँ 400। अच्छा, इसका यूं समझो, इसको एंगस्ट्रॉम में कैसे लिखेंगे, देखो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 रेज़ टू -10 मीटर्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 रेज़ टू -10, सॉरी 10 रेज़ टू -9 अपॉन 10, आया ना, ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको। तो 10 रेज़ टू -9 किसके इक्वल है, 1 नैनोमीटर के इक्वल है। ठीक, तो 1 नैनोमीटर अपॉन, एक सेकेंड, ठीक है, ये आ जाएगा 1 नैनोमीटर अपॉन 10, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पे 400 एंगस्ट्रॉम है, तो सॉरी 400 नैनोमीटर, मेरे को उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है। एक मिनट, कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ। अगर 1 नैनोमीटर है तो 10 एंगस्ट्रॉम होगा, उल्टा हो रहा है यहाँ पे। वन एंगस्ट्रॉम शुड बी इक्वल टू 10 नैनोमीटर्स। नहीं, ये सही तो है। तो अगर मैं बोलता हूँ 400, ठीक है, गॉट इट। ठीक है, अगर 400 नैनोमीटर है तो 400 नैनोमीटर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको बंद करता है। 400 नैनोमीटर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसका यूनिट फैक्टर बना ले। यूनिट फैक्टर क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम अपॉन 1 नैनोमीटर। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 400 इंटू 10 एंगस्ट्रॉम, 400 नैनोमीटर इंटू 10 एंगस्ट्रॉम अपॉन 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर से नैनोमीटर गया, ये कितना जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। आर वी क्लियर? सिंपल है ना, इस तरीके से चेंज कर सकते हो। इस तरीके से इनके बीच में भी बहुत सारे चेंजेस तुम कर सकते हो। हमारे लिए ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो वेवलेंथ होती है इसमें वो इसी ऑर्डर में आती है। ठीक है, ये तुम्हारा साइज जो होता है ये न्यूक्लियस का साइज आता है, इसलिए तुम्हें जानना जरूरी है। ठीक, और ये तुम्हारा साइज ऑफ दी एटम होता है। तो अभी हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आगे बात करेंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, या न्यूक्लियस क्या है एटम के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें हम आगे देखेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रेविटेशनल पुल। हाउ मच टाइम हैज ऑलरेडी गॉन? ओ भैया, सिर्फ इसे समझाने में 54 मिनट्स हो गए। वाह, तो आज देखते हैं एटलीस्ट थॉमसन मॉडल की बात कर लेते हैं यार, ये तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया। ठीक है, इसी में लास्ट पोर्शन है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर तुम देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला भी यही होता है, -Gm1m2/r²। ठीक है, सेम अगर तुम दो बॉडीज को
M1 और M2 रख दो, तो अलोंग दिस लाइन तुम्हारा फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और जो फोर्स होगा वो माइनस जी M1 M2 को आर स्क्वायर, जो हमारे लिए काम का है, दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू mg। इतना तुम्हें याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी अगर हम बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mg इंटू h, ठीक है, गॉट इट। ये तुम्हें याद रखना है इस पर्टिकुलर पार्ट में। और एक लास्ट चीज और है, दैट लास्ट थिंग इज कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। आई होप कि तुम लोग ये भूले नहीं होंगे भी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट ग्रेविटेशन। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक। इट नीड्स टू बी मोर क्रिस्प, ठीक है जी। चलो लेट्स टॉक अबाउट एटॉमिक मॉडल्स ना, ठीक है। मैंने कल बताया था कि भाई अरेंजमेंट ऑफ एटम या अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स को ही हम एटॉमिक मॉडल कहते हैं। अब हमने जब देखा कि भाई एटम इंडिविजिबल नहीं है, वो डिवाइड हो सकता है और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, तो हमें ये जानना भी तो जरूरी है ना कि वो पार्टिकल्स उसमें रखे कैसे गए हैं, ठीक है, वो पार्टिकल्स उसमें रखे कैसे गए हैं। तो क्योंकि वो पार्टिकल्स को रखने का हमें अंदाजा लगाना है, और ये ध्यान रखना भाई, नोबडी हैज सीन एन एटम। जब किसी ने एटम नहीं देखा तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो डेफिनेटली नहीं देखा। ये है कि हमने उनकी प्रेजेंस फील की है, ठीक है। जैसे जो कैथोड रेस थी वो दिख नहीं रही थी, लेकिन जब उनने ZNS स्क्रीन से टकराया तो हमें क्या फ्लैशेस दिखे। तो भाई अगर फ्लैश है तो कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट रहा होगा ना, भगवान जी थोड़ा ना कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे। सो वी हैव नॉट सीन देम बट वी नो दैट दे आर देयर। तो एटम क्योंकि हमने नहीं देखा, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि एटम में एक्चुअली में वो पार्टिकल्स किस तरीके से लोकेटेड है। तो हम क्या करते हैं, हम गेस वर्क करते हैं, ठीक। तो गेस वर्क में क्या है, जो इंफॉर्मेशन मुझे आज है मैं उसके हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल मॉडल हो सकता है मैं वो क्रिएट करता हूं, ठीक। और जब तक कोई उसके अगेंस्ट कोई या कोई ऐसा फिनोमिना, ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आता जो कि मेरा मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तब तक मेरा मॉडल वैलिड है, ठीक है। जब तक कि मेरे मॉडल के द्वारा जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है वो सारी की सारी एक्सप्लेन की जा रही हैं, तब तक मेरा मॉडल वैलिड है। जिस दिन किसी ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने में मेरा मॉडल असमर्थ हुआ या कर नहीं पाया उसको एक्सप्लेन, तो उस दिन मेरा मॉडल विल बी डिसरिगार्डेड, डिसक्रेडिटेड, गॉट इट। तो मॉडल बेसिकली इसी तरीके से एटम के मॉडल्स भी बनते गए, बिगड़ते गए, क्योंकि नई नई इंफॉर्मेशन आती गई तो नए नए मॉडल्स आते गए। तो मैंने तुम्हें 4 मॉडल बताए थे, थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर एंड देन क्वांटम मैकेनिकल। तो हम आज जो पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल पढ़ेंगे, उससे पहले हम एटॉमिक मॉडल की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो लिखो, models expressing the relative arrangement of the fundamental particles of an atom inside the atom are called atomic models, ठीक है। models expressing the relative arrangement of the fundamental particles of an atom inside the atom are called atomic models. The first atomic model is Thomson's model, जिसको तरबूज मॉडल कहता हूं मैं, थॉमसन्स मॉडल, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो इसे एक्सप्लेन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तरबूज देखा होगा, आजकल तो खाई रहे हो, गर्मी हो रही है, तो तरबूज अगर नहीं अभी भी ध्यान नहीं दिया हो, जब उसको बीच से काटते हो तो व्हाट यू सी इज की एक रेड सा एक सर्कल है, ठीक है, उसमें बीच में कहीं कहीं पे ब्लैक कलर के दाने होते हैं, उसके बीज जो होते हैं, ठीक है। तो इसका मॉडल भी कुछ इसी तरीके का था, हालांकि वो 3 डायमेंशनल था, ठीक है। एक स्फीयर ले लो, एक बॉल ले लो, फुटबॉल ले लो चाहे, अगर तुम इसके ऊपर ऐसे नेगेटिव चार्ज बिखरे हुए पाओ, क्लियर होगी बात। और ये जो पूरा और तुम्हारा बॉल बना है दैट इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इसको इस तरीके से समझो। जब ये मॉडल आया था, ये 1904 में आया था, ठीक है। तो 1896 और 1897 में तुम्हारा प्रोटॉन और
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो था तुम्हारा वो डिस्कवर हो चुका। उस वक्त तक हमें सिर्फ, या थॉमसन भाई साहब को सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में ही पता था और कुछ नहीं पता था उनको। तो उन्हें लगा कि यार जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है और एटम एग्जिस्ट कर रहा है एज अ स्टेबल एंटिटी, दैट मीन्स दैट दे मस्ट बी अरेंज इन सम स्टेबल वे। ठीक है, अब क्योंकि इतना भी पता है कि भाई जो प्रोटॉन है उसका मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बहुत ज्यादा है, तो व्हाट ही सेड इज कि जो पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स ऑफ द एटम है, वो मिलके एक बॉल बनाते हैं। जो बॉल यहां पे दिख रही है, दैट स्फीयर इज मेड आउट ऑफ दैट पॉजिटिव चार्ज, दोज प्रोटॉन्स। ठीक है जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा होता है, प्रोटॉन बहुत बड़ा होता है उसके कंपैरिजन में। तुमने देखा है इनके मास का जो रेशियो होता है 1836 होता है, 1836:1। तो उसने कहा कि एक बहुत बड़ा सा स्फीयर है, ठीक है, और जो स्फीयर का साइज उसने बताया वो 10⁻10 मीटर्स के आसपास, उस रेंज में बताया। गॉट इट? अब इस स्फीयर में ऑल थ्रू आउट पॉजिटिव चार्ज है, इवन इनसाइड दैट स्फीयर, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज। इस स्फीयर के, पॉजिटिव स्फीयर के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं, ऐसे एम्बेडेड है। जैसे मैंने तुम्हें बताया ना वो तरबूज, या अंग्रेजी में प्लम पुडिंग बोलते हैं, पुडिंग होती है उसके ऊपर प्लम रखे होते हैं, ठीक है, किशमिश जैसे। तो वो जो रखे हुए हैं वो दे विल रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स। जैसे तरबूज, इसको छोड़ो, तरबूज को देखो, तरबूज में ये जो बीज हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉन्स, और जो रेड मास है तुम्हारा, या रेड जो दिख रहा है, दैट रिप्रेजेंट्स योर प्रोटॉन और द पॉजिटिव स्फीयर। ठीक, इलेक्ट्रॉन क्यों रखे गए हैं? इलेक्ट्रॉन इसलिए रखे गए हैं ताकि एक तो उसका जो न्यूट्रलिटी है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, वो मेंटेन हो सके। भाई अगर 10 प्रोटॉन से मिलके स्फीयर बना है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स रखे तो होने चाहिए उसके ऊपर, है ना, ताकि वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए। दूसरा ये कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से रखे होते हैं कि उनका इलेक्ट्रोस्टैटिकली मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। कैसे देखो, जैसे मान लो एक स्फीयर मान लो तुम, अब यहाँ पे तुम एक स्फीयर को इमेजिन करो, अगर मैं उसके ऊपर 2 चार्ज रख रहा हूं तो क्या मैं अगल बगल रखूंगा? क्या करेंगे वो? रिपेल करके क्या करेंगे? बिल्कुल ऑपोजिट एंड्स पे चले जाएंगे एक डायमीटर के। ठीक है, इस तरीके से तुम देखोगे कि तुम जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रखोगे दे विल ट्राई टू अलाइन देमसेल्व्स और पोजीशन देमसेल्व्स इन द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिकली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो इसमें लिख लो, atom is a positively charged uniform sphere. Atom is a positively charged uniform sphere of the order of 10⁻, ब्रैकेट में बस ऐसे लिख लेना, 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर ब्रैकेट में लिख लेना। ठीक है, on which electrons are embedded to maintain electrical neutrality and to give most stable electrostatic configuration, ठीक है जी। इसमें सेकेंड चीज लिखो, since proton is much heavier than the electron, he assumed most of the mass of the sphere to be made up of protons only. okay, ठीक है, तो ये 2 चीजें हो गई, ये तुम बना लेना, इसमें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस 2 चीजें दिखानी है। एक तो तुम्हें ये दिखाना है कि ये प्रोटॉन्स से मिलके बना है, ठीक है, या पॉजिटिव स्फीयर, और जो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। हालांकि ये सारे जितने रखे हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसमें 2 उनकी प्रॉब्लम, 2 गलतियां थी। पहली की, अगर तुमने इस नेगेटिव चार्ज को इस पॉजिटिव स्फीयर के ऊपर रखा है, और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं? दे कैन कंबाइन, तो ये डिस्चार्ज क्यों नहीं हुए, ये न्यूट्रलाइज क्यों नहीं हुए? ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो ये था कि जो अभी मैं आगे बताऊंगा, गेगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट, जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, उसमें जो ऑब्जर्वेशन आई थी उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इसको डिस्क्रेडिट कर दिया गया। तो 1904 में ये मॉडल आया और 1909 में वो एक्सपेरिमेंट हुआ, तो 5 साल तक ये मॉडल चलता रहा, 5 साल के बाद इसको खारिज कर दिया गया। तो इसमें लिखो ड्रॉबैक्स, इट कुड नॉट एक्सप्लेन why the two charges are not getting neutralized on
contact with each other. Could not explain why the two charges could not, did not neutralize on contact with each other. Second, the model did not give any explanation, the model could not explain the observations of the Geiger. अच्छा, गीगर मासडेन की स्पेलिंग नहीं आ रही होगी ना तुमको. गीगर मासडेन की स्पेलिंग आती है ये, गीगर एंड मासडेन, गीगर मासडेन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है. गीगर मासडेन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये जो है इसके जो ऑब्जर्वेशन थे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया. ठीक, तो ये इसके ड्रॉबैक्स हो गए. अब बस 2-3 चीजें और लिखवा रहा हूं, आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे, फिर उसके बाद हम कल रदरफोर्ड्स मॉडल देखेंगे. ये 2-3 चीजें हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं, ये बहुत ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, दे आर ऑब्जर्व्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस. अब ये सब एटॉमिक भी कह लो, कुछ एटम से बड़े भी होते हैं. जैसे ये तीनों के बारे में तुमने सुना होगा शायद, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट गामा, अल्फा एंड बीटा. रेज कहते हैं इसको, ठीक है, इनके बारे में तुमने सुना होगा. तो गामा रेज क्या होती है? जब तुमने देखा था कि यहां पर ठीक है, यहां पर हमने क्या किया था, यहां पे ZNS का स्क्रीन लगाया था. किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये आई एम टॉकिंग अबाउट द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो कैथोड रे में एक्सपेरिमेंट में क्या किया था हमने, यहाँ पे ZNS लगाया था और इधर क्या आए थे, इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रेज, है ना. तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस जिंक से टकराए तो इनके टकराने से देयर वाज सम काइंड ऑफ अ रेडिएशन व्हिच केम आउट व्हिच वाज कॉल्ड एक्स रेज. ठीक है, तो एक्स रेज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं बताऊंगा, है ना, कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर मैं अल्फा वाले के बारे में बताऊंगा और फिर मैं बीटा वाले के बारे में बताऊंगा. ठीक है जी. तो फर्स्ट लिखो, गामा रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद हेवी डेंस एटम्स ऑफ मेटल एनोड. जैसे यहां पे देखो, ये मेटल एनोड रहेगा, मेटल से बना हुआ, चाहिए होगा, जिससे भी टकराएंगे ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, दे विल प्रोड्यूस एक्स रेज. सेकेंड लिखो, द एक्स रेज हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर. द एक्स रेज हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर. बेसिकली दे आर वेव्स. ठीक है, या ये लिख सकते हो, एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. क्योंकि वो वेव्स हैं तो उनका वेवलेंथ लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी न्यू, ये दोनों होगी. ये तुमने पढ़ा होगा भाई. ठीक है, सिंस एक्स-रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, then they must have wavelength and corresponding frequency, lambda and न्यू. तो जहां वेवलेंथ लिखोगे वहां ब्रैकेट में लैम्डा लिख लेना, जहां फ्रीक्वेंसी लिखोगे वहां न्यू लिख लेना. तो इनकी जो वेवलेंथ होती है बहुत कम होती है और फ्रीक्वेंसी होती है बहुत हाई होती है. तो लिख लो, द वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल, फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई एंड एनर्जी ऑफ दीज रेज इज वेरी हाई. ठीक है. सेकेंड या थर्ड पॉइंट लिखना, बेसिकली इसमें लिखना कि दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर through matter. They have high penetrating power through matter and hence can penetrate through metal or other things. इसी पॉइंट में लिखता है, these are used to study the interior of things या objects. ठीक है ना, एक्सरे करवाया होगा, हड्डी टूटी होगी, पाँव टूटा होगा उस वक्त, तो एक्सरे स्किन के अंदर, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर देखने का काम आता है. इसके ब्रैकेट में लिख लेना, दे हैव 1000 times हायर पेनिट्रेटिंग पावर देन अल्फा पार्टिकल्स. दे हैव
1000 times heavier, sorry 1000 times more penetrating power than alpha particles. ठीक, लास्ट लिखना, they are not deflected by electric field or either electric field or magnetic field or both. ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, they are not deflected by either electric field or magnetic field or both. That means they are neutral, उनके पास कोई चार्ज नहीं है. ठीक है, तो these are some of the properties of gamma particles. ठीक है, और लास्ट में दो लिख लो. नेक्स्ट लिखना अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल के बारे में क्या लिखेंगे? अल्फा पार्टिकल होता क्या है? अल्फा पार्टिकल होता है, ये मैंने कल भी बताया था, कि हीलियम का एक एटम से तुम 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो. ठीक है, तो क्या होगा? डाई पॉजिटिव हीलियम एटम. तो लिखो अल्फा पार्टिकल्स आर हाई स्पीड डाई पॉजिटिव हीलियम आयन. ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है? अल्फा पार्टिकल हम ऐसे लिखते हैं. ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4He2. ठीक है, तो इसमें तुम देख सकते हो इसके पास 2E चार्ज है और 4 AMU मास है. ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली है कि इसके ऊपर क्या चीज है ना, इसके पास क्या है. ठीक, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये 2E चार्ज को मैं लिख सकता हूं Q अल्फा और इसको लिख सकता हूं मैं M अल्फा. ठीक है, और इसको एक चीज और देखनी है कि इसमें 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ध्यान रखना, क्योंकि उसके दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे वो दोनों के दोनों निकल जाते हैं. दिस इज योर अल्फा पार्टिकल. ठीक है, इसकी पेनेट्रेटिंग पावर के बारे में लिखो. It has low penetrating power owing to its heavier mass. It has low penetrating power owing to its heavier mass. और लास्ट लिखना consists of physical matters, hence should not be called rays. Essentially अल्फा रेज भी बोला जाता है कहीं कहीं पे, ये अल्फा पार्टिकल्स है. ठीक है, बीटा पार्टिकल्स से लिखो. बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं? हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स होते इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, बस मूव कर रहे होते हैं हाई स्पीड से. लिखो बीटा पार्टिकल्स या बीटा रेज आर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, विद हाई पेनेट्रेटिंग पावर. The penetrating power is 100 times as much as those of alpha particles. That's it. तो आज के लिए इतना काफी है, इसको कंप्लीट करो. How much time has already gone now? ठीक है भाई, 1 घंटा 12 मिनट का हुआ है. ठीक, तो इसमें बहुत ज्यादा ऐसा स्कोप नहीं था कि कोई क्वेश्चन कराऊं. आज बहुत थियोरेटिकल था, तो थ्योरी हमने कंप्लीट करी है. अब आगे से थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स आने लगेंगे तो थोड़ा सांस आएगी. चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर.